सो अगर कोई भी आपसे पूछता है दैट व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ रूल बुक, जहां पर क्या लिखे हुए हैं? बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। अब रूल्स किसके लिए लिखे हुए हैं? रूल्स किसके लिए लिखे हुए हैं? कि गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट का इलेक्शन कैसा होगा, उसके पास कितनी पावर होंगी। अभी किसी नेशन की अगर रूल बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का ही है ना, हम इसको पूरा क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन किसका है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया की रूल बुक है। सो रूल बुक में गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसका क्या तरीका होगा, आप गवर्नमेंट को कैसे चुनोगे, वो लिखा रहेगा। लेजिस्लेचर कैसा होगा, वो लिखा रहेगा। जुडिशरी कैसी होगी, वो लिखी रहेगी। और क्या रहेंगे उसमें? कुछ राइट्स वगैरह देना पड़ेंगे। किसको देना पड़ेंगे राइट्स? वहां के सिटीजन्स वगैरह को राइट्स देना पड़ेंगे, है ना। सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे? अब कुछ राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हमको कहां देखने के लिए मिलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। सो कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक से कहीं बढ़कर है, ठीक है। अब जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कहां से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है प्रीएम्बल का? प्रीएम्बल का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल, प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोल सकते हैं इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन। आप जब भी किसी बुक को पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है ना, एक बुक ही तो होती है कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप रीड करते हो। सो बुक में जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो पहले क्या दिया रहता है? सबसे पहले पेज पे प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब क्या रहता है? कि बुक को आप जब भी खरीदने जाते हो तो कैसे खरीदते हो? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बोलते ना। क्या बुक को सिर्फ कवर देख के ले आते हो? क्या नहीं, आप उसके शुरू के 2 पेज पढ़ के देखते हो। तो शुरू के 2 पेज में क्या दिया रहता है बुक का? प्रीफेस। तो प्रीफेस से आपको पता चलता है कि बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। जैसे भागवत गीता हम पढ़ते हैं तो शुरू के 2 पेज में क्या दिया रहता है? प्रीफेस, सेटिंग द सीन, कि क्या चल रहा है पहले वो बताते हैं, युद्ध में सब कैसे खड़े हुए हैं, है ना, और कौन क्या करने वाला है, कौन किसकी साइड है, दैट इज द प्रीफेस। सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो सबसे फर्स्ट पेज रहता है दैट इज द प्रीफेस। मतलब अगर आपके पास पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है और आप उसको उसका फेयर आइडिया लेना है तो सिर्फ आप किसको रीड कर लो? प्रीएम्बल को। सो वो आपको एक आइडिया बता देगा कि ये बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। बोल सकते हैं हम भाई इंडेक्स भी कुछ ऐसे ही रहता है ना किसी भी बुक का। आप इंडेक्स पढ़ोगे तो आपको कंटेंट मैटर पता चल जाएगा, है ना। डिटेल में पढ़ना है तो बुक को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ कंटेंट मैटर देखना है तो आप किसको पढ़ सकते हो? प्रीएम्बल। उससे आपको ब्रॉड आइडियोलॉजी पता चल जाएगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन चीजों पे फोकस कर रहा है, किन वैल्यूज को वो इंपॉर्टेंस देता है। समझ में आया? तो सबसे पहले आज हम किससे शुरू करेंगे? प्रीएम्बल। अच्छा देखना, इंडिया का प्रीएम्बल स्टार्ट कहां से होता है? इंडिया का प्रीएम्बल स्टार्ट कहां से होता है, कोई बता सकता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये है इंडिया का प्रीएम्बल। ये क्या दिया हुआ है? द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो प्रीएम्बल क्या बोलता है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। किसके बारे में बात कर रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखो क्वेश्चन कहां से निकलते हैं? बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन निकलते हैं। ऐसा और कौन सा देश है जिसका प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल? सो दैट इज यूएसए। सो इंडिया और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो कहां से स्टार्ट होता है? वी द पीपल। हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो बोलते होंगे वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब देखना प्रीएम्बल के पहले टेक्स्ट को रीड करते हैं। प्रीएम्बल का टेक्स्ट याद होना मैंडेटरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे ही बनेंगे, और फ्रीक्वेंटली इससे क्या होते हैं? क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले रीड करें, क्या है टेक्स्ट? रीड करो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, है ना। अब वो 5 चीजों की बात कर रहा है, उसको याद करने का तरीका रहता है SSDR। क्या बात कर रहा है? हाँ, तो देखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम लोग कैसा बनाना चाहते हैं भारत को, अब वो ये बता रहा है। तो कैसा बनाना चाहते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। तो हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? SSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और कौन बनाना चाहता है? वी द पीपल। हम लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये कहां पर लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो हम सबसे पहले पेज पे बता रहे हैं कि हम भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो उससे हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, तो हम ऐसा बनाना चाहते हैं। अब इन सबके मीनिंग भी समझेंगे एक एक वर्ड के, बट हम समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखना, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और उनके सिटीजन्स को हम क्या देना चाहते हैं? सिटीजन्स मतलब हम लोगों को क्या देना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन? जस्टिस। क्या देना चाहता है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना। आपको वर्शिप वगैरह का भी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड
एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब देखना आगे क्या लिखा है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब इसका पूरा मतलब समझे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक द प्रीफेस। प्रीफेस मतलब शुरू के कुछ पेजेस हैं। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें लिखी हुई है कहां पर, प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल हमको एक आइडिया दे रहा है, हाँ प्रीएम्बल हमको एक फेयर आइडिया दे रहा है कि इंडिया को कैसा होना चाहिए, बोल सकते हैं हम। ये सारी चीजें उसने कब लिखी होंगी, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया होगा, उसके आखिरी में तो उन्होंने ये सारी चीजें लिखी होंगी। भले ही प्रीएम्बल फर्स्ट पेज पे अटैच रहता, लेकिन इसका फॉर्मेशन कब हुआ होगा, एट द एंड। पहले पूरी बुक लिख दी होगी, फिर लिखा होगा ना कि उस बुक में ये चीजें। इंडेक्स कब बनता है, जब पूरी बुक लिखा जाती है। सो है तो ये प्रीफेस, लेकिन बना कब है, एट द एंड, तो ध्यान रहेगा। अब ये इसको बनाया क्यों था, देखना जब इंडिया आजाद हुआ था, बनाया किसने था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, सो कॉन्स्टिट्यूशन कब बना रहे थे, जब हम आजाद होने वाले थे, बोल सकते हैं हम, है ना। 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन का काम स्टार्ट हो गया था। तो जब एक लंबा फ्रीडम स्ट्रगल चला, तो लोग क्या चाह रहे थे उस समय, आजादी। तो आजादी के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने थे। सबने सोच रखा होगा कि आजाद होंगे तो हम भारत को ऐसा बनाएंगे, ऐसा देश होगा हमारा, बोल सकते हैं। सो लोगों का ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव तो था कि देश कैसा होना चाहिए इन फ्यूचर। सो जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। सो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये सारी चीजों को मेंशन किया था। सो प्रीएम्बल जो है हमारा वो किस पे बेस्ड है, जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे, कि उनको ऑलरेडी कुछ क्या था, ऑब्जेक्टिव, और जो वो क्या करना चाहते थे उसको लेके रिजोल्यूशन लेना चाहते थे कि भारत को हम ऐसा बनाने वाले हैं। समझ में आया, इजी है प्रीएम्बल। अब देखते हैं प्रीएम्बल का बैकग्राउंड समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि अगर मैं प्रीएम्बल की बात करूं तो इसको बनाया तो कब है हमने, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब लेकिन ये जो प्रीएम्बल है इसमें कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स को तो अपन समझते हैं, लेकिन पहली बात समझते हैं कि देखो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बुक है, उस रूल को सबको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव को भी फॉलो करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर को भी फॉलो करना पड़ेगा, और जुडिशरी को भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो मोदी जी इस रूल बुक को फॉलो ना करें तो क्या होगा, तो हम कहां जाएंगे, अप्रोच करेंगे, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे कि भाई इन्होंने ये काम गलत कर दिया, अब आप इसको क्या करो, लॉ को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, नल एंड वॉइड कर दो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो। तो क्या प्रीएम्बल में ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये जो सारी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हुई हैं, अगर ये गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर पाई तो आप कोर्ट जा सकते हो। सो आंसर इज नो, क्योंकि दिया हुआ है दैट प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब यू कैन नॉट अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रीएम्बल। कि अगर गवर्नमेंट ये सारी चीजों को फॉलो नहीं कर पाती तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो, नहीं। अब देखना इन सारी चीजों को डिटेल में तो अपन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल लिबर्टी, तो लिबर्टी कोई छोटा मोटा वर्ड है क्या, लिबर्टी कितनी लिबर्टी होना चाहिए, क्या आपको इतनी लिबर्टी होना चाहिए कि आप लोगों को मारते कूटते फिरो, वो भी गलत है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा कितना, इसकी कोई डेफिनेशन होती है कि व्हाट इज फ्रेटर्निटी। आप दोस्त हो, ये भी फ्रेटर्निटी है, ये भी ब्रदरहुड है। घनिष्ठ दोस्त हो, ये भी ब्रदरहुड है। थोड़े दोस्त हो, ये भी फ्रेटर्निटी का एग्जांपल है। तो इसकी कोई ब्रॉड डेफिनेशन है क्या, नहीं। दैट्स व्हाई प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, मींस यू कैन नॉट अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रहेगा। अब सवाल आता है कि भाई प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिख दिया है, तो पहले पूछा गया क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, पूछा गया क्या है जो प्रीएम्बल का पेज है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि इसको तो आखिरी में बना के ऐड किया था, पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, लास्ट में इसको बनाया था। सो पूछा गया कि वेदर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो ये कौन बताएगा, है कि नहीं है, अगेन सुप्रीम कोर्ट बताएगी। तो शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, फिर बाद वाले केसेस में क्या बोला, है, और आज सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर प्री में क्वेश्चन आता है कि वेदर preamble of Indian Constitution is part of Constitution or not, so answer is yes, as per the Supreme Court it is part of our Constitution। अब देखना कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या थी, रूल बुक थी। कब बना वो, 1949। देखो प्रीएम्बल ही हमको बताता कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, कब किया, तो बोलता दिस 26th day of November 1949। कब अडॉप्ट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, 26, बोलो कौन सी डेट है, 26 नवंबर 1949। अब क्या किया आगे देखना, डू अडॉप्ट
इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम ही इसको बना रहे हैं, हम ही इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने आप को ही हम ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। सो हु इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Who is the source of Indian Constitution? It is the people of India. We the people of India is the source of Indian Constitution. ध्यान रहेगा। So as per सुप्रीम कोर्ट मैंने बता दिया, it is part of Indian Constitution। अब देखना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये तो कब बना? 1949 में बन गया। एक बार रूल बुक बन गई तो क्या वो रूल बुक को कभी चेंज नहीं कर सकते? अगर चेंज नहीं करोगे तो वो चीज तो आउटडेटेड हो जाएगी, है ना। किसी भी चीज में अगर अपडेशन नहीं लाओगे तो चीज क्या हो जाती है? आउटडेटेड हो जाती है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं? सो आंसर इज यस। कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोसेस दे रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी चीजें लिखी रहती है ना, वो आर्टिकल के फॉर्म में लिखी रहती है। तो एक आर्टिकल और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं आर्टिकल 368। वहां पर एक प्रोसीजर दे रखी है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना है, जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स करना है, कोई भी चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है ना, या कुछ भी चेंज करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी। वो कहां दी हुई है? आर्टिकल 368 में। सो क्या आप प्रीएम्बल को चेंज कर सकते हो? सो आंसर इज यस, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रोसेस कौन सी फॉलो करना पड़ेगी? आर्टिकल 368। तो सवाल उठता है कि क्या प्रीएम्बल को आज तक कभी भी अमेंड किया है? सो आंसर इज यस। कितनी बार किया है? केवल एक बार। इट वॉज अमेंडेड ओनली वंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। उन्होंने लाई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार बदल रही थी? वो कौन सी भी बार बदल रही थी? 42nd टाइम बदल रही थी। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रीएम्बल में पहली बार क्या किया गया? अमेंडमेंट। और उसके बाद कभी भी चेंज हुआ नहीं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है, इट वॉज अमेंडेड ओनली वंस थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ध्यान रहेगा। और उसने क्या किया था? उसने क्या चेंज किए थे प्रीएम्बल के अंदर? तो उसने 3 नए वर्ड जोड़े थे। पहला वर्ड क्या था? सोशलिस्ट। दूसरा वर्ड क्या था? सेक्युलर। और तीसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। कहां लिखा हुआ है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी? हाँ, फ्रेटर्निटी। तो कहां लिखा हुआ है? दिस। ये दिख रहा है यहां पर। ये 2 का मतलब ही है कि ये सब क्या है? बाद में ऐड हुए। ध्यान रहेगा। तो ध्यान रहेगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 3 वर्ड ऐड किए थे। वो 3 वर्ड कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, है ना। प्रीएम्बल को कब ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में? एट द एंड। अब देखो, इसके जो वर्ड्स हैं उनके भी मीनिंग समझते हैं अपन। पर मैंने बताया ऑलरेडी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्या प्रीएम्बल? सो आंसर इज यस, एज पर द सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। भाई सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, उसके ऊपर कोई कोर्ट है क्या? नहीं, उसका डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन क्या हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गलत हो जाए तो क्या वो उसको सही नहीं कर सकती? कर सकती है, अगले डिसीजन में कर सकती है। भाई फॉर एग्जाम्पल किसी को फांसी की सजा हो गई, है ना। पहले वो उसको सेशन कोर्ट ने फांसी दी, वो हाई कोर्ट गया, उसने भी फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट गया, उसने भी फांसी दी। लेकिन वो फिर एक रिव्यू पिटीशन लगाता सुप्रीम कोर्ट में कि एक बार आप फिर से देख लो, शायद गलत दे दिया हो आपने। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर दे, बोले चलो फांसी नहीं, अब तुम 10 साल जेल चले जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को क्या करता है? रिवाइज करता है। तो जब सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है। तो वो केस कौन सा था? उसको बोलते हैं बेरूबारी यूनियन केस। और वो कब आया था? 1960। सो जब भी कोई भी ऐसा केस लिखा है, ब्रैकेट में जो ईयर लिखा रहता है, समझ में आया? सो इन बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फिर दोबारा केस आया, कब आया वो? 1973। बहुत ही फेमस केस था, नाम था केशवानंद भारती केस। अभी 1 साल पहले इनकी डेथ भी हो गई। सो इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन बेरूबारी यूनियन वाले को क्या करा? रिजेक्ट करा, चेंज करा। और क्या बोला कि दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको चेंज किया जा सकता है? आंसर इज यस। और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज करते हो? अंडर आर्टिकल 368। सो बिल्कुल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, वैसे प्रीएम्बल को भी आप चेंज कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड इट्स अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड लाइक एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रहेगा। उसके बाद एक और केस आया, कब आया वो? 1995 में। क्या नाम था? LIC ऑफ इंडिया केस। उसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रहेगा। सो रिपीट भी किया उसने दोबारा, कब? LIC ऑफ इंडिया केस में। तीनों केस याद रहेंगे, एक बार में तो याद नहीं रहते, लेकिन बार बार करोगे तो याद रहेंगे। 3 केस थे। पहला बेरूबारी, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा केशवानंद भारती केस, कब आया? 1973। क्या बोला? इट इज पार्ट ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर LIC ऑफ इंडिया केस कब आया? 1995। क्या बोला अगेन? प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अब प्रीएम्बल हमको क्या बताता है? प्रीएम्बल तो क्या है? प्रीफेस है, अपन ने ऑलरेडी देख लिया। इट इज नॉन क्या लिखा है? जस्टिसेबल, मींस यू कैन नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। अब ये तो मैंने बता दिया, ये भी ऑलरेडी हो चुका है ना, रिपीटेड है ये। अब प्रीएम्बल हमको क्या चीजें बताता है? ये जो छोटा सा एक पेज है ना, ये हमको क्या चीजें बताता है? तो प्रीएम्बल रिवील्स अस 4 थिंग्स। तो सबसे पहली चीज वो बताता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लेकिन उसकी अथॉरिटी कौन है, किसने वो कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया। तो किसने दिया? तो पहली लाइन क्या बोलती? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो किसने दिया? पीपल इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हमने बनाया। तो क्या हम लोग वहां बैठने गए थे? हम लोगों के पास टाइम नहीं था, तो हमने क्या किया? हमारे एक नेता को चुना और बोला जाओ तुम हमको वहां रिप्रेजेंट करना। तो ऐसे ही क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारे क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उन्होंने किसके व्यूज दिए? हम लोगों के दिए। इसलिए हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज द पीपल ऑफ इंडिया। अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की, इंडियन स्टेट कैसा है? तो ये क्या बताता है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे थोड़ी देर में, है ना। आगे क्या लिखा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? हम कॉन्स्टिट्यूशन या वो रूल बुक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम क्या लाना चाहते हैं? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी से क्या होता है? भाईचारा होने से क्या होता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बढ़ती है। बोल सकते हैं ना, फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी तो भाईचारा रहेगा, भाईचारा नहीं रहेगा तो देश में अखंडता रहेगी, यूनिटी रहेगी नहीं रहेगी। सो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव। और लास्ट चीज क्या लिखी हुई है? डेट ऑफ एडॉप्शन। तो हमने कब एडॉप्ट किया था? तो बोलता ना दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। so ध्यान रहेगा। सो प्रीएम्बल ने 4 चीजें बताई। क्या बताई? Who is the source of authority of constitution? What is the nature of Indian state? Objective of constitution and date of adoption। अब देख लो, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ दैट इज स्टेट। लेकिन स्टेट में मैंने एस कैसा लिखा है? बड़ा लिखा है। सो 2 चीजें रहती, एक स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये क्या है? स्टेट। उनके लिए हम यूज करते हैं छोटा एस, ध्यान रहेगा। सो दिस इज फॉर MP, UP, बिहार, ध्यान रहेगा। सो दिस इज स्टेट एंड दिस स्टेट डिनोट्स द कंट्री, नेशन। ये किसकी बात करता है? नेशन। तो असल में ये जो स्टेट वर्ड है ये गलत है। इसके लिए एक वर्ड होता है दैट इज प्रोविंस। इसके लिए क्या वर्ड होता है? प्रोविंस। तो बोलते हैं ना ब्रिटिश प्रोविंस, है ना। लाइक उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। बोल सकते हैं सेंट्रल प्रोविंस। मध्य प्रदेश को पहले क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंस। सो असली वर्ड क्या होता है? प्रोविंस। और स्टेट का मतलब क्या होता है? कंट्री। तो ज्यादातर जगह हम जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, अगर वहां पर वर्ड आता है स्टेट, सो व्हाट डज इट मीन? इट शोज कंट्री। सो यूएसए इज अ स्टेट, ब्रिटेन इज अ स्टेट, इंडियन स्टेट। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? मतलब इंडिया के देश की बात कर रहा है। दैट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ध्यान रहेगा। प्रीएम्बल समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रीएम्बल का टेक्स्ट एक बार फिर से पढ़ोगे क्या सब लोग? मन ही मन में पढ़ोगे स्पीड से, फिर आगे चलेंगे अपन। पढ़ लिया सबने? समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना। वर्ड्स के मीनिंग तो मैं समझाऊंगा ही, क्या है एक एक वर्ड के मीनिंग, है ना। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आप सबको समझाऊंगा ही समझाऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड विद द प्रीएम्बल 3 केसेस थे। बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा केशवानंद भारती, और तीसरा कौन सा था? LIC ऑफ इंडिया। कब आया था ये केस? 1995 में आया था। ये चीज ध्यान रखा, 3 केसेस उससे रिलेटेड है। पहले में बोला था प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट, दूसरे में बोला था प्रीएम्बल इज पार्ट, और तीसरे में दोबारा उसको क्या करा था? रिपीट किया था, बोले यस प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रहेगा। अब देखना, प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स थे इंपॉर्टेंट। अभी आपने रीड किया ना, इसलिए रीड किया ताकि ये वर्ड्स आपने पकड़े। देखो, हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। यस, कर सकते हैं। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस हद तक चेंज कर सकते हो आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप चेंज तो कर देना कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन इतना चेंज मत करना कि जो उसका मूल ढांचा है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको ही बदल दो।
कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। हमको कुछ राइट्स दिए, उन्हें अधिकार मिले हुए हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, लेकिन कितना करना कि उससे आप बेसिक स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं कर दो। बोलते ना जो बेसिक डिजाइन है बस वो सेम चलने देना। सो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट पार्लियामेंट, अच्छा चेंज कौन कर सकता? पार्लियामेंट, मतलब लेजिस्लेचर वही लॉ बनाती, लॉ के थ्रू वो किसको चेंज करती है? कॉन्स्टिट्यूशन को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है बट कैन नॉट चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। समझ में आया? सो पार्लियामेंट ने बोला कि देन व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा वो मूल ढांचा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो हम तुमको टाइम टू टाइम बताएंगे कि व्हाट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम में बताया कि जो प्रियम्बल में इतने वर्ड्स लिखे हैं दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब पार्लियामेंट इनको चेंज नहीं कर सकती, इनसे खिलवाड़ नहीं कर सकती। अच्छा प्रियम्बल को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है? हाँ कर सकती है, क्योंकि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बताया, बोले जो 8 एलिमेंट्स हैं, जो 8 वर्ड्स हैं प्रियम्बल में, दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो बोले इसको टच भी मत करना। समझ में आया? और आज भी सुप्रीम कोर्ट बताती, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, पार्लियामेंट ने चेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट मुंह उठा क्या बोल देता? दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट टच इट, भागो यहां से। जबकि पावर किसको दी है चेंज करने की? पार्लियामेंट को। बट हाँ सिर्फ ये, और भी है कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सिर्फ प्रियम्बल के 8 वर्ड्स हैं जिसको चेंज नहीं कर सकते, और भी है, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और लिस्ट तो बढ़ती जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे दनादन वर्ड ऐड करे जा रहा है कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। असल में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर दिया था क्या? कहीं भी डिफाइन नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर थे टू चेंज एनी ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोल सकते हैं, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किया। अच्छा वैसे ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? केशवानंद भारती केस आया कब? 1975 में, 73-75 में। इसके पहले जस्ट क्या लगी थी? इमरजेंसी, है ना। इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में चेंज, पहली बार प्रियम्बल कितनी बार बदला है अभी तक? केवल एक बार। किसके थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तब आया था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी लगाई किसने थी? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे अमेंडमेंट करे थे कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलने लग गए थे, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट हर पार्ट को क्या करा था? चेंज करने की कोशिश करी थी। तो इससे सुप्रीम कोर्ट भी डर गई थी कि ये तो हमारी भी पावर को खत्म कर देंगे, एक दिन कर देंगे कि नहीं। कल को पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना देगी कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी ऐसा पावर नहीं है टू रिव्यू अवर लॉज, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की पावर भी गई ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इवन अपनी भी पावर बचाने के लिए क्या बोला कि अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो किस केस में बोला? केशवानंद भारती केस में बोला, ध्यान रहेगा। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है वो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बताएगी। हाँ ये समझ में आया? ये कौन बताएगा व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम। समझ में आ रहा है? अब देखना ये कौन से 8 वर्ड थे। सो देखो, these are the 8 elements of preamble which cannot be altered under article 368 because parliament cannot amend it because these are part of basic structure। यहां पर लिखा है। अब इन सबका एक एक का मीनिंग देखते हैं अपन। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? सॉवरेन। दूसरा तो SSDR तो थे ही। तो देखो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या था? SSDR, तो ये तो थे ही थे इसमें। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो देखो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। अब एक और वर्ड है जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ध्यान रहेगा। और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक तो है ही है, इजी है। टोटल ये कितने हो गए? तो वैसे 9 हो गए, ध्यान रहेगा, 8 नहीं है, 9 वर्ड्स हैं ऐसे। तो देखो SSDR तो याद रहेगा ही रहेगा, प्लस जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये भी प्रियम्बल में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सब बोल्ड में लिखे हुए हैं। आप सब लोगों ने NCERT वगैरह बचपन से पढ़ते होंगे। पहले पेज पे यूजुअली क्या दिया रहता था? प्रियम्बल, क्योंकि उनको पता था ना आप छोटे बच्चों, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का टाइम नहीं, तो वो क्या देते थे? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस। लेकिन आपने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा। अब सबके मीनिंग समझे अपन, जो एक एक वर्ड दिया हुआ है उनके मीनिंग समझे अपन। तो पहला वर्ड क्या था? पहला वर्ड क्या था? सॉवरेन। पहला वर्ड क्या था? सॉवरेन। अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज दिस सॉवरेन? सॉवरेन नेशन क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है वी आर सॉवरेन। हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मतलब हम क्या हैं? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनीबडी अबव अस। हमारे ऊपर कोई और है क्या? नहीं। मतलब हमारे डिसीजन कौन लेगा? हम लेंगे, हमारी पार्लियामेंट लेगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट लेगी। लेकिन ऐसा है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट बैठी है? नहीं। अच्छा, बिफोर 1947, कब की बात कर रहा हूं मैं?
बिफोर 1947 की बात कर रहा हूं, बिफोर 1947 क्या इंडिया एक सॉवरेन स्टेट था? सॉवरेन स्टेट था नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर कौन था? ब्रिटिशर। इवन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट उस समय हुआ करती थी उसके ऊपर भी प्राइवी काउंसिल बैठती थी, वो बैठती थी लंदन में। मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कौन रिव्यू करता था? लंदन में बैठी कोर्ट। सो क्या हम सॉवरेन हुए? क्या हम खुद से डिसीजन ले रहे हैं? नहीं, हमारे डिसीजन भी वॉइसरॉय वगैरह लेते थे। बिफोर 1947 वी वर नॉट सॉवरेन। अब 1947 प्राइवी काउंसिल आएगा भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी पढ़ेंगे अपन। तो बिफोर 1947 क्या हम आजाद थे? नहीं, तो वी वर नॉट सॉवरेन। बोल सकते हैं उस समय हम आजाद ही नहीं थे, तो सॉवरेन थे क्या? हम इंडिपेंडेंट ही नहीं थे, सॉवरेन नहीं थे। अच्छा, जब हम आजाद हुए, कब आजाद हुए? 15 अगस्त को, सबको पता है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया हमने? 26 नवंबर 1949। तो जब आजाद हुए टिल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड, ये वाला जो फेज था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय भी अंग्रेज पूरा चले गए थे क्या? माउंटबेटन तब भी था। तो ये देखना, इसके पहले तो हम क्या थे? वी वर अ कॉलोनी, हम एक गुलाम देश हुआ करते थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम क्या हो गए? एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। तो ये जो बीच वाला फेज था, ये 2-1 साल का, इसमें हमने क्या किया? 2 साल 11 महीने। सो इस फेज को बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेटस। सो हम 1947, 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक के बीच में क्या थे? डोमिनियन स्टेटस के फेज में थे। समझ में आया? डोमिनियन स्टेटस मतलब आप एक कॉलोनी से कहां जा रहे हो? टुवर्ड्स एन इंडिपेंडेंट नेशन। सो वो जो ट्रांजिशन फेज रहता कि अब सारे अंग्रेज वापस जाएंगे और उनकी सारी जगह कौन लेंगे? इंडियंस। क्योंकि अब हम क्या बनने वाले हैं? सॉवरेन कंट्री बनने वाले। सॉवरेन का मतलब समझ में आया? सो व्हाट इज अ सॉवरेन नेशन? Independent state. No one can exercise authority over it. So India is neither a dependency nor a dominion of any other nation. क्या हम डोमिनियन स्टेटस में भी है क्या? नहीं। और डोमिनियन का मतलब समझ में आ गया? व्हाट इज डोमिनियन? देखो, अंग्रेज जब गए तो ऐसा नहीं हुआ कि 15 अगस्त को उन्होंने बोला हम जा रहे हैं और तुरंत सब एक प्लेन में बैठ के निकल गए। उनको भी समय लगा होगा ना। उसके बाद इंडियंस को गवर्नमेंट भी तो सिखाना थी कि रूल करते कैसे, वो भी तो सिखाना थी। अगर अंग्रेज अचानक से चले जाते तो फिर इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट बन जाता। बोल सकते हैं कि नहीं? अनैतिक तत्व पावर में आ जाते, क्योंकि पुलिस को, आर्मी को संभालना भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो हमने इंटरिम गवर्नमेंट चलाई, जिसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रेसिडेंट कौन थे? खुद माउंटबेटन। ध्यान रहेगा। सो वो जो 2 साल 11 महीने जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, हमारी रूल बुक बना रहे थे, वो फेज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डोमिनियन फेज, डोमिनियन स्टेटस। बहुत मॉडर्न हिस्ट्री में सुनते हो ना ये वर्ड डोमिनियन। डोमिनियन तो क्या है? डोमिनियन समझ में आ गया। सो वी आर नाइदर अ डिपेंडेंसी। क्या अब हम ब्रिटेन पे डिपेंड है? नहीं। क्या हम उसके डोमिनियन फेज में? नहीं। वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड नो वन कैन एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर अस। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। बोल सकते हैं। तो सॉवरेन का मीनिंग सबको समझ में आया? तो पहला वर्ड तो था सॉवरेन, सभी को मतलब समझ में आ गया। दूसरा वर्ड क्या है? सोशलिस्ट। दूसरा वर्ड क्या है? बड़ा आसान है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के पहले अपन ये वाला वर्ड समझे क्या? सेक्युलर। बड़ा आसान है, पहले इसको निपटाते हैं। सबको एक एक करके निपटाना, बट पहले क्या करते हैं? इजी वालों को अपन पहले फिनिश करते हैं। सो दूसरा वर्ड क्या है? सोशलिस्ट। लेकिन इनके पहले अपन किसको निपटा लेते हैं? सेक्युलर। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है? आप बड़ा न्यूज वगैरह में तो खूब सुना होगा, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। बड़ा डंका पीटते हैं, छाती ठोक के चीखते रहते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्युलरिज्म। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, बार बार बोलते हैं, क्योंकि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही चीज लिखी है। इंडिया क्या है? सेक्युलर कंट्री। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है? मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एक साइड है ब्रिटेन, एक साइड है पाकिस्तान, एक साइड है इंडिया और एक साइड है नेपाल। कितने देश बोले मैंने आपको? 4 बोले, है ना। या फिर एक साइड है यूएसए भी ले लेते हैं। तो यूएसए, इंडिया, ब्रिटेन, ओके, और पाकिस्तान। इनमें से कौन सी कंट्री सेक्युलर है और कौन सी नहीं? फिर से देखना, मैं नाम लिख रहा हूं, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इंडिया, है ना, यूएसए और चाइना। ओके, इनमें से कौन सी कंट्री सेक्युलर है? तो सेक्युलर का मतलब होता है वो कंट्री जिसका एक नेशनल रिलीजन होता है। क्या इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन? सॉरी, सेक्युलर का मतलब होता है जिसका नेशनल रिलीजन नहीं होता। क्या इंडिया का नेशनल रिलीजन है? हिंदूज यहां पर मेजॉरिटी में हैं, बट कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड ब्रिटेन, जहां पर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में, फिर भी वहां का नेशनल रिलीजन क्या है? क्रिश्चियनिटी। देखो, डेमोक्रेसी अलग होता है। डेमोक्रेसी तो ब्रिटेन भी है, इंडिया भी है ना।
लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट एंड ब्रिटेन इज अ नॉन सेक्युलर स्टेट, क्योंकि वहां पर नेशनल रिलीजन ऑफ द कंट्री है। पाकिस्तान क्या ये सेक्युलर है? नहीं है। डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान का नेशनल रिलीजन है दैट इज इस्लाम। इंडिया क्या ये सेक्युलर है? हाँ, क्योंकि क्या हमारा हिंदुइज्म नेशनल रिलीजन है? नहीं है। हम इतने महान हैं कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, बस इससे ही समझ जाओ तुम। नेक्स्ट क्या है? यूएसए। क्या यूएसए है सेक्युलर? आंसर इज यस, क्योंकि यूएसए का भी कोई नेशनल रिलीजन। चाइना है, चाइना के तो ज्यादातर लोग ही एथीस्ट हैं, तो उनको मतलब ही नहीं है सेक्युलरिज्म रहे ना रहे, तो वो बोलते हैं कोई नहीं है, तो वो भी क्या है? सेक्युलर है। ध्यान रहेगा। देखना, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म अलग होते हैं। इंडिया डेमोक्रेसी है? हाँ है, क्योंकि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ब्रिटेन है? हाँ है। पाकिस्तान है? हाँ है। यूएसए है? हाँ है। और चाइना है? आंसर इज नो। सो ये डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन ये क्या है? सेक्युलर है। सो चाइना इज ऑल्सो अ सेक्युलर स्टेट। सो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? चाहे वर्ड किसने ऐड किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसने 3 वर्ड ये ऐड किए थे, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। 3 वर्ड ऐड किए थे, तो उसमें एक वर्ड ये भी था। तो ये वर्ड किसने ऐड किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ध्यान रहेगा। अब देखना, सेक्युलरिज्म का मतलब तो समझ में आप क्या? नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री। क्या मतलब हुआ इसका? नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री। अब लेकिन नेशनल रिलीजन के 2 मतलब होते हैं। ऑन द वन साइड वी हैव, अब देखना, सेक्युलरिज्म के भी 2 मतलब होते हैं। 2 कंट्री के एग्जांपल लेता हूं। एक मैं लेता हूं फ्रांस। क्या ले रहा हूं? फ्रांस। और एक साइड में ले रहा हूं अपना भारत, मेरा भारत महान, वो यहां बैठा हुआ है। फ्रांस को देखते हैं। फ्रांस सेक्युलर है? आंसर इज यस। इंडिया सेक्युलर है? आंसर इज यस। किसी भी देश को सेक्युलर क्यों मनाते हैं? देखना भाई, पहले क्या होता था, रिलीजन बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता था। बोलते थे प्रीस्टली क्लास रहती थी, जो पंडित वगैरह रहते थे वही राजा को सारे सजेशंस देते थे कि तुमको ऐसे काम करना है, ये करना है, वो करना है, ये डिसीजन लो, यहां हमला करो, वहां हमला करो। सो रिलीजन का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता था किसमें? स्टेट के अफेयर्स में। स्टेट क्या डिसीजन लेता है, वहां की पार्लियामेंट क्या लॉज बनाएगी, ये कौन डिसाइड करता था? रिलीजन, है ना। सो बोला यार नहीं यार, रिलीजन का इंटरफेरेंस तो नहीं होना चाहिए, वरना इससे माइनॉरिटी हर्ट हो जाती है। बोल सकते हैं हम, अगर इंडिया को सेक्युलर नहीं बनाते तो सारे डिसीजंस फिर हिंदू के फेवर में जाते, क्योंकि हिंदू का प्रीस्टली क्लास रिलीजन इंटरफेयर करता लॉ बनाने में। सो फिर मुस्लिम के इंटरेस्ट सेफगार्ड हो पाते क्या? क्रिश्चियन के, बुद्धिस्ट के नहीं हो पाते। तो क्या बोला, इंडिया को क्या बनाते हैं अपन? सेक्युलर देश। अब लेकिन 2 टाइप के सेक्युलरिज्म है, एक है फ्रांस का और एक है इंडिया का। जो फ्रेंच फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री है, तो हम इसको क्या कॉल इट? वेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। क्या बोलते हैं? वेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। और इंडिया को क्या बोलते हैं? इंडियन सेक्युलरिज्म। क्या बोलते हैं? इंडियन सेक्युलरिज्म। अब देखना, फ्रांस में क्या बोलते हैं? फ्रांस वाले बोलते हैं वी आर अ सेक्युलर कंट्री, और हम बोलते हैं कि कोई रिलीजन है ही नहीं, आपको जो करना है करो। अगर आप एथीस्ट हो, मतलब अनिश्वरवादी हो, कोई धर्म को नहीं मानते हो तो भी चलेगा, हिंदू को मानते हो तो भी चलेगा, क्रिश्चियन को मानते हो तो भी चलेगा, लेकिन हमारी नजरों में, देश की नजरों में कोई रिलीजन नाम की चीज है ही नहीं। तो अगर आप फ्रांस में कुरान को बर्न कर देते हो, जो वहां के लोगों ने किया, तो क्या वो क्राइम है? क्योंकि स्टेट बोलता है कि रिलीजन नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब जब कोई चीज है ही नहीं तो आप उसको हर्ट कैसे? वहां पर लोग क्या करते हैं? पब्लिकली कुरान को बर्न करते हैं। तो दैट इज फ्रेंच फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि स्टेट डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन। वो बोलता है रिलीजन नाम की चीज हमारे लिए है ही नहीं, और हमारे देश का भी कोई रिलीजन नहीं है। तो ध्यान रहेगा, इसको बोलते हैं लाइसाइट। क्या बोलते हैं? लाइसाइट। दैट इज द फ्रेंच फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। बड़ा डेंजरस है ना। दूसरी साइड है इंडिया। इंडिया भी क्या बोला? हमारा नेशनल रिलीजन तो नहीं है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री। हम बोलते हैं हमारा नेशनल रिलीजन कोई नहीं है, लेकिन हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्ध भी, जैन भी। कोई नया बना लो उसको भी मानेंगे। हम ऐसा बोलते हैं क्या कि रिलीजन नहीं है? हम बोलते हैं ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ स्टेट, मतलब देश की नजरों में सभी रिलीजन क्या है? बराबर। और फ्रांस वाले क्या बोलते हैं कि रिलीजन कुछ है ही नहीं। समझ में आया? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म रिकॉग्नाइजेस ऑल रिलीजन एज इक्वल, और फ्रेंच फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म सेज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, है ना। वो किसी भी रिलीजन को मानते हैं क्या? एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब अगर देखना, इंडिया में अगर आप किसी रिलीजियस बुक को बर्न कर दोगे तो क्या सजा हो जाएगी?
आंसर इज यस, बिकॉज इंडिया रिकॉग्नाइजेज ऑल द रिलीजन एंड ऑल द रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ स्टेट. सो आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हो, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी को भंग कर सकते हो. अगर आप बुक्स को बर्न करोगे तो लड़ाई हो जाएंगी, तो उससे यूनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में आ जाएगी ना, तो फिर क्या करेगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी. तो ध्यान रखा. सो इंडिया का सेक्युलरिज्म समझ में आया है ना. ऑल रिलीजन इन इंडिया, यहां पर क्या आना चाहिए, ऑल रिलीजन इन इंडिया हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. ध्यान रहेगा. ऑल रिलीजन हैव, ऑल रिलीजन इन इंडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि सेक्युलरिज्म तो फ्रांस में भी है. सो ऑल रिलीजन इन इंडिया हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. स्टेट मतलब यहां पर बड़ा ऐसा आएगा, समझ गए ना तुम लोग, वो तो अब तुम समझ गए. स्टेट जब भी आया मतलब बड़ा ऐसी आएगा, छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं तुम लोग समझ गए हो. तो सेक्युलरिज्म का मतलब सभी को समझ में आया. व्हाट इज दिस सेक्युलरिज्म? हाँ हाँ, अरे सिंपल, तुमको स्टेट लिखना है, ऐसे स्टेट नहीं लिख सकते, बस ये लिखना है तुमको बस. हाँ, अब एस बड़ा मतलब ये थोड़ी होता कि तुम ऐसे लिखोगे और फिर बाकी ऐसा लिख दोगे, ये तो फिर ये क्या है. अब तुम क्या चाहते हो, एबीसीडी थोड़ी सिखाऊंगा मैं. ये सभी को समझ में आया सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है ना. तो देखो अभी तक अपन ने क्या किया, एक बार उसको जल्दी से रिवाइज करें, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा ओवरडोज भी नहीं होना. हम लोगों को क्या पढ़ना था, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल ऑफ क्या था जल्दी से बताते चलो. प्रीएम्बल इज द प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. सो प्रीएम्बल क्या था, प्रीएम्बल इज लाइक अ प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीफेस वो हमको उसका क्या देता है, एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन देता है, राइट. उसका ब्रॉड इंट्रोडक्शन देता है. फिर प्रीएम्बल के हमने टेक्स्ट को देखा था, तो प्रीएम्बल का टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखाई दिया था, है ना. टेक्स्ट को हमने रीड कर लिया ऑलरेडी. फिर प्रीएम्बल को हमने देखा था, ये किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, याद हो गया. फिर हमने आगे देखा था कि प्रीएम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे. इट इज नॉन जस्टिसेबल, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रीएम्बल. नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या है, वेदर इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर इज यस. और हमने 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी देखे. क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, किया जा सकता है, और किया भी है. कितनी बार, केवल एक बार. सो इट वाज अमेंडेड ओनली वंस. ये याद रखना, प्रीएम्बल के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 3 वर्ड्स ऐड करे थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी. इसमें से अपन ने अभी एक वर्ड पढ़ा, क्या नाम था उसका, सेक्युलर. एक वर्ड और भी पढ़ा था, सॉवरिन, लेकिन सॉवरिन इसमें ऐड किया गया. सॉवरिन तो हम पहले ही हो गए थे. प्रीएम्बल वाज एडेड इन द लास्ट, ये चीज ध्यान रहेगी. अब प्रीएम्बल से हमको क्या पता चलती है, बताओ जल्दी से. केसेस वगैरह, तो केसेस मैंने बताया, बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा था केशवानंद भारती, तीसरा था LIC ऑफ इंडिया केस, ध्यान रहेगा. फिर हमने देखा प्रीएम्बल क्या था, ऑलरेडी अपन ने देख लिया, ये तो बता दिया. प्रीएम्बल हमको कितनी चीजें बताता, प्रीएम्बल रिवील 4 थिंग्स टू अस. First, who is the source of authority of constitution? So who is the source of constitution? We the people. And what is this constitution? Constitution क्या है, सेट ऑफ रूल्स. बिल्कुल, सेट ऑफ रूल्स, रूल बुक है, कौन क्या करेगा, कौन कैसे काम करेगा, ध्यान रहेगा. नेक्स्ट क्या बताता है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. इंडियन स्टेट कैसा है, तो एक वर्ड तो हमने समझ लिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर भी समझ लिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो अब बस क्या देखना है हमको, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 3 वर्ड है, वो कल समझेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या अचीव करना चाहता है वो, जस्टिस लाना चाहता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना. डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 जनवरी. अच्छा, एक सवाल और उठता है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1949. पर हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950. फिर हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं. देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो कब बन गया था, 26 नवंबर. तो फिर ये 2 महीने क्यों रुके हम, अरे तो लागू उसी दिन से कर देना था. बन के रेडी हो गया तो लागू करना, उसमें कोई वैसा थोड़ी कि बिल्कुल धक्का लगा के चालू करना था. उसी दिन से लागू क्यों नहीं कर दिया उसको, क्योंकि देखना 1930 में, हाँ 1930 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू क्या मनाते थे, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, राइट. अब अंग्रेजों ने तो हमको 15 अगस्त को ही आजाद कर दिया, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने 15 अगस्त को घुटने टेके थे, तो अंग्रेज उस दिन को बड़ा शुभ मानते थे. उन्होंने बोला 26 जनवरी हटाओ, 15 अगस्त को इनको क्या दे दो, आजादी. क्योंकि उस दिन जापान ने क्या किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, सरेंडर. तो उन्होंने इसी डेट को चुना लॉर्ड माउंटबेटन ने कि इनको कब आजादी दूंगा मैं, 15 अगस्त को. तो अब हम क्या उनको ये बोलते कि नहीं अब आप 26 जनवरी तक रुको, क्योंकि हम तो उसी दिन आजाद होंगे. तो आजाद तो हम कब हो गए, 15 अगस्त को ही हो गए, है ना. लेकिन 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस बना रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बन तो इसलिए इस दिन गया था, लेकिन हमने उसको एनफोर्स किस दिन किया, 2 महीने के बाद.
इसलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, क्योंकि उस दिन हम क्या हो गए थे, रिपब्लिक भी हो गए थे, रूल बाय द पीपल हो गया था, मीन्स हम क्या हो गए थे, आजाद हो गए थे, बोल सकते हैं। सो ध्यान रहेगा 26 जनवरी को क्यों चुना, ज्यादा टाइम है क्या इसमें, 2 महीने का ही टाइम है, वो डेट का इंपॉर्टेंस बना रहे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन तो कब बन गया था, 26 नवंबर। कितना टाइम लगा था इसको बनने में, 2 साल 11 महीने और कितने दिन, हाँ 18 दिन। ध्यान रहेगा, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2 साल 11 महीने मतलब 3 साल समझ लेना तुम, 3 साल लगा दिए हम लोगों ने बनाने में। ये केसेस दिए हुए थे ऑलरेडी, अपन ने देख लिए सारे के सारे। फिर कुछ एलिमेंट्स थे, ये किसका पार्ट थे, दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब आई थी, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, कब आई थी वो, केशवानंद भारती केस, और कौन सा ईयर, 1975 की 73 है, मेरे में कंफ्यूजन है 73 या 75, जो भी ईयर हो वो तुम लोग देख लेना। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर, ध्यान रहेगा, इजी है। बाकी कब कंटिन्यू करें अपन, कल। इसमें किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन है 1-2 देखोगे क्या, इजी इजी है। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, केबीसी का 1000 रुपए वाला। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। क्या आ रहा है इसका आंसर, टाइम नहीं है इतना, फटाफट बताओ। सी क्या बोल रहा है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स ऑल बट, मतलब उसमें सारी चीजें एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, उसमें सोशल वैल्यूज थी, हाँ वो किसके बारे में बात करता था, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तो ये तो था, पॉलिटिकल बात करता था, है ना, हाँ पॉलिटिकल वैल्यूज भी थी। एनवायरमेंट की कहीं बात कर रहा था, नहीं कर रहा था। इकोनॉमिक, हाँ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो देखो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये तो जस्टिस है 3 टाइप के। एनवायरमेंट की कहीं बात थी, नहीं, तो वो इसकी बात नहीं कर रहा था, ध्यान रहेगा। सेक्युलरिज्म, चलो ये देख लो जल्दी से, वैसे थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अपन ने आगे कुछ भी नहीं किया है, ये अपन ने पूरा नहीं किया, चलो इसको छोड़ दो, अभी तुम लोगों ने किया नहीं है क्योंकि, है ना। ये देख लो, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, अपन ने कर लिया, सेक्युलरिज्म का मतलब देख लिया, ये क्वेश्चन बन जाएगा, फटाफट बताओ इसका आंसर। सब अपना आंसर मन में रखना, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो ही बोलेगा। तुम्हारा क्या नाम है, और अपना लास्ट में काना, तुम्हारा क्या नाम है, समझ में आ रहा है साक्षी। आंसर आ गए होंगे सबके, है ना। तिलक क्या आ रहा है आंसर, बी आ रहा है तिलक का। बाकी लोगों का क्या आ रहा है, बी, सबका बी आ रहा है। जिसका सी आ रहा है वो हाथ उठा दो एक बार, जिसका डी आ रहा है वो हाथ उठा दो, किसी का नहीं आ रहा ए, बाकी सबका बी आ रहा है। ऑडियंस पोल सब जनता के साथ जाना चाहते हो, ठीक है देख लेते हैं, जनता गलत भी रहती कई बार, जानबूझ के मरवा देती है। चलो अब देख लो जल्दी से, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म स्टेट राइट इन द इंडियन कंस्ट्रक्ट, मतलब वो कौन से सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, इंडियन सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल रहा है, स्टेट विल नॉट हैव एनी फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, ये सही है, हाँ। स्टेट विल नॉट हैव नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री, स्टेट का कोई भी रिलीजन के ऊपर फाउंडेशन है क्या, नहीं, तो ये बात सही है। तो देखो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, सो कहां 1 नहीं दिया हुआ है, ए में 1 दिया है क्या, नहीं, तो पर 1 तो सही है, पर इसमें दिया ही नहीं, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ 1 है, हाँ यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो पर ये तो तीनों बचे हुए हैं। अभी एक स्टेटमेंट तो पता चल गया कि आंसर ये तो नहीं हो सकता। दूसरा पढ़े, सेकेंड बोल रहा है स्टेट डज नॉट ओ लॉयल्टी टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बिल्कुल सही बात है, वो किसी रिलीजन को फेवर करेगा, नहीं करेगा, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो देखो 2 भी होना चाहिए, 1 और 2 दोनों होना चाहिए, इसमें 1 नहीं था, इसमें 1 2 दोनों है, इसमें 2 है क्या, तो ये चला गया, इसमें 2 है क्या, ये भी चला गया। अभी मैंने 3 और 4 को पढ़ा क्या, लेकिन 4 में से 3 तो मेरे यहीं के यहीं गलत हो गए, तो आंसर क्या हो गया मेरा बी। पर फिर भी इतना होशियार नहीं हूं मैं कि बिना पढ़े इनको आगे बढ़ जाऊंगा, पढ़ूंगा मैं 3rd 4th को, कई बार एडवांस बनू ना, तो समझ रहे हो। नेक्स्ट पढ़ो, स्टेट इज एंटी रिलीजियस, क्या इंडिया एंटी रिलीजियस है, इंडिया सेक्युलरिज्म है, एंटी रिलीजियस होता तो फिर तो बोलता सब मंदिर वंदिर हटाओ, कोई जाएगा नहीं, कोई यात्रा वात्रा कुछ नहीं, बिकॉज स्टेट इज एंटी रिलीजियस। सो इंडिया एंटी रिलीजियस है क्या, इंडिया सेक्युलर है मगर एंटी रिलीजियस, सो दिस इज रॉन्ग। तो जहां जहां 3 था या तो उसको भी हटा सकते थे, इसमें 3 था, गलत है, 3 ये भी गलत है। कितने तरीके आंसर लाने के। 4th पढ़ो,
स्टेट गिव्स इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन। हाँ, ये सिर्फ किस कंटेक्स्ट में सही होता है? इंडियन कंटेक्स्ट में सही होता है। अगर यहां पे लिखा होता फ्रेंच फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म तो फिर ये गलत हो जाता। ध्यान रख, अभी तो ये वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि किसके बारे में पूछ रहे हैं? इंडिया के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, दैट इज बी। इजी था ना क्वेश्चन? तो सभी वैसे तुम सभी सही ले आए। ये देख लो, ये मैंने बता दिया है बीच में, प्रीएम्बल में नहीं था पर मैंने बता दिया 26 जनवरी का क्या इंपॉर्टेंस था। ये क्या तरीका है? वो आंसर है, अपने मन में रखना है आंसर। वो ऐसे बता रहा पीछे से, वो आंसर है। चलो एक हिंट दे देता हूं, आंसर इन चारों में से ही एक है। ठीक है, अब कर दो सही। ज्योति बता पाएगी आंसर क्या है सही? आराम से रीड कर लो, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। आ गया आंसर, पर सब चुप रहना है, मन में रखना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यश का क्या आया? सी आया। और किसका क्या आया? इनका बी आया, ज्यादा का सी आ रहा है, कुछ का बी। अपना क्या आ रहा है? सी। अब अपना भी सी आ गया होगा। हाँ, वेरी गुड। चलो जल्दी देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया? 26 जनवरी का क्या महत्व है? मैंने बताया ही था पहले, वो 1930-31 में वो लोग इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर चुके थे, स्वराज दिवस है ना। तो सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अपेंडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डेट। ये सही है। हाँ, सिग्नेचर कब मिले थे उसको? 26 नवंबर 1949। तुम लोग इतने गधे हो, देखो ऊपर कितना आसान लिखा था, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। मतलब क्वेश्चन तो प्रीएम्बल से ही है। प्रीएम्बल में 26 जनवरी तारीख की उपयोग हुई थी क्या? नहीं हुई थी, तो इसलिए भी ये स्टेटमेंट तो गलत था। बट ऐसा एग्जाम में तो मिलेगा नहीं। सिग्नेचर तो कब मिल गए थे? 26 नवंबर, लेकिन हमने उसको फिर एनफोर्स कब किया था? 26 जनवरी। ब्रिटिश क्राउन ट्रांसफर्ड पावर टू इंटरिम इंडियन गवर्नमेंट ऑन दिस डेट। ये तो कब हुई थी? ट्रांसफर ऑफ पावर कब हुआ था? 15 अगस्त को, जब हम आजाद हुए थे। तो ये भी गलत हो गया है ना। थर्ड देखो, इट वॉज ऑन दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड, यस, बाय सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, तो थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। यश ने क्या दिया था? सी। अपन गलत है, इसलिए क्या बोला? हाँ, सी कम ने दिया था, बाकी जनता ने बी दिया था। समझ गए ना? इजी था ना क्वेश्चन। 26 जनवरी का महत्व पूछ रहा था, सिंपल है। और भी कोई क्वेश्चन है क्या अपने पास? ये देख लो फटाफट। अभी अपन सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। बाकी कोई ऐसा अनजान ऐसे मुंह मत बनाओ कि कुछ भी नहीं समझा है अभी अपन ने। चलो शिवम ही बता देगा आंसर। आंसर क्या है तुम बता दो आज। तो आंसर क्या है? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट। क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, एज पर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोला, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, उसने कौन से दो केस में बोला था दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ? केशवानंद भारती और LIC ऑफ इंडिया। बेरूबारी में क्या बोला था? प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ